हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम कर्मधारय समास के बारे में अध्ययन करेंगे। कर्मधारय समास किसे कहते हैं? तो जिस समास में विशेषण विशेष्य उपमान उपमेय हो वह समास कर्मधारय समास कहलाता है। जिस समास में विशेषण विशेष्य उपमान उपमेय हो वह समास कर्मधारय समास कहलाता है। कर्मधारय समास को निम्न प्रकार से पढ़ सकते हैं। नंबर 1, विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास। इस समास में समस्त पद से समास विग्रह बनाते समय समस्त पद के दोनों पदों में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करके अंत में इति लिखा जाता है। सिंपल सी बात है, आपको कुछ नहीं करना। दो पद होंगे, दोनों पदों में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करके अलग अलग लिख देना है और अंत में इति का प्रयोग करना है। बस जैसे कि लिखा हुआ वीर पुरुष है, तो यहाँ आपके सामने दो पद है। पहला पद वीर और दूसरा पद पुरुष है। तो पहला पद जो वीर है और दूसरा पद पुरुष है, तो दोनों पदों को अलग अलग कर दो और दोनों पदों में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करो। तो वीर का प्रथमा विभक्ति बनेगा वीरः, राम के समान चलेगा, और पुरुष की प्रथमा विभक्ति बनेगी पुरुष है। तो दोनों में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया अपन ने, तो बना वीरः पुरुषः, और अंत में क्या लिख दिया आपने? इति। तो वीर पुरुष का समास विग्रह हो गया वीरः पुरुषः इति। ठीक उसी प्रकार कृष्ण सर्प है, तो कृष्णः सर्पः इति। नीलोत्पलम, तो नीलम उत्पलम इति। नीलकमलम, नीलम कमलम इति। पीताम्बरम, पीताम्बरम का संधि विच्छेद करोगे तो पीत प्लस अम्बरम, तो ये बन जाएगा पीतम अम्बरम इति। ठीक है, दोनों पदों में हमने कुछ नहीं किया, दोनों पदों को अलग किया, दोनों पदों में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया और अंत में हमने इति का प्रयोग किया। तो ये हो गया आपका विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास। अब नंबर 2 पे हम पढ़ेंगे उपमान पूर्व पद, यानी हमने परिभाषा में पढ़ा था ना विशेषण विशेष्य और उपमान उपमेय। तो विशेषण विशेष्य समाप्त होता है, अब हम पढ़ेंगे उपमान उपमेय वाला। तो उपमान पूर्व पद, उपमान इसको कैसे पढ़ेंगे? तो इसका नियम है कि समस्त पद से समास विग्रह बनाते समय समस्त पद के दोनों पदों में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करके उपमान के पश्चात इव का प्रयोग किया जाता है। वही चीज, दो पद होंगे, दोनों पदों को आपको अलग करना है और दोनों पदों में आपको प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करना है। दोनों पदों में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करने के पश्चात दोनों पदों में जो भी उपमान होगा तो उस उपमान के पश्चात इव का प्रयोग कर देना है। जैसे कि लिखा हुआ है घनश्याम है, तो यहाँ पर दो पद है, पहला पद है घन, दूसरा पद है श्याम है। दोनों को हमने अलग किया, घन श्याम है। अब बात यह कि इन दोनों पदों में उपमान कौन है? तो यहाँ पर यहाँ पर आपका घन उपमान है और श्याम उपमेय है। तो हमें उपमान के पश्चात इव का प्रयोग करना है। तो घन आपका उपमान है, इसलिए यहाँ पर हमने घन के पश्चात इव का प्रयोग किया और ये बना घन इव श्याम है। जैसे कि चंद्र मनोहर है, तो चंद्र मनोहर, तो चंद्र मनोहर दोनों पद हो गए, लेकिन यहाँ पर चंद्र आपका उपमान है, इसलिए ये बन गया, यानी यहाँ पर इव का प्रयोग चंद्र के पश्चात हुआ और ये बना चंद्र इव मनोहर है। दुग्ध धवलम, तो यहाँ पर दुग्ध आपका उपमान है, इसलिए दुग्ध है इव दुग्धम इव धवलम। कपूर गौर है, तो कपूर आपका उपमान है, इसलिए कपूर है इव गौर है। यानी कुल मिला के आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि आपको उपमान के पश्चात इव का प्रयोग करना है। अगला है उपमेय पूर्व पद। इसमें उपमान का पूर्व प्रयोग होता है तथा उपमान का बाद में प्रयोग किया जाता है, और नियम वही है कि आपको वही दोनों पदों में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करना है तथा प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करने के पश्चात जो भी आपका उपमान होगा उस उपमान के पश्चात
आपको इव का प्रयोग करना है। तो उपमान सामान्य रूप में अपन वो कह सकते हैं कि जो वस्तुएं हमारे अंदर आ सकती है उसे हम उपमेय कहेंगे, और जो वस्तुएं हमारे अंदर नहीं आ सकती उसे हम उपमान कहेंगे। जैसे कि घनश्याम पड़ा था तो घन बादल श्याम काला, और श्याम यानी काला कलर हमारे अंदर आ सकता है कि तो बादल नहीं आ सकता, इसलिए श्याम आपका उपमेय होगा। यानी जो हमारे अंदर आ सकती है वो उपमेय, जो हमारे अंदर नहीं आ सकती वो उपमान। मनोहर हमारे अंदर आ सकता है, धवल सफ़ेद हमारे अंदर आ सकता है, गोर यानी गोरा वो भी हमारे अंदर आ सकता है। तो पुरुष व्याघ्र है, तो पुरुष ये हमारे अंदर नहीं आ सकता, इसलिए ये उपमान। और ये पुरुष तो हमारे अंदर आ सकता है इसलिए ये उपमेय है, सॉरी गलत बोल दिया, पुरुष हमारे अंदर आ सकता है इसलिए ये उपमेय उपमान। और व्याघ्र आपका हो गया उपमान। पुरुष तो उपमेय, व्याघ्र उपमान। तो पुरुष है व्याघ्र इव। नरसिंह है, नर सिंह इव, नर हमारे अंदर आ सकता है किंतु सिंह नहीं आ सकता, तो नर तो हो गया आपका उपमेय और सिंह हो गया आपका उपमान। तो नर सिंह इव। यहाँ पर देखो ध्यान देने योग्य बात यह कि यहाँ पर व्याघ्र आपका उपमान है इसलिए अंत में इव का प्रयोग किया गया। सिंह आपका उपमान है इसलिए अंत में किया गया। नरसिंह है तो ना सिंह इव, नृ शब्द की प्रथमा विभक्ति ना बनेगी। मुख कमलम, मुखम कमलम इव। अंत में आपका अवधारणा अर्थ है। अवधारणा निश्चित अर्थ में भी एव का प्रयोग किया जाता है। निश्चित जो अर्थ होता है उसमें एव का प्रयोग किया जाता है। कुछ नहीं करना, दोनों पदों में प्रथम व्यक्ति का प्रयोग करना है और दोनों पदों को अलग अलग लिख देना है और मध्य में आपको एव का प्रयोग कर देना है। जैसे गुरु ब्रह्मा, तो गुरु हो प्रथमा विभक्ति, ब्रह्मा प्रथमा विभक्ति, तो दोनों पदों के मध्य में गुरु हो एव ब्रह्मा, अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, तो निश्चित अर्थ हो गया। विद्या एव धनम, विद्या ही धन है। तपः एव धनम, तप ही धन है। तो यहाँ पर निश्चित अर्थ होने की वजह से दोनों पदों में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करके बीच में आपको एव का प्रयोग कर देना है। आज का गृह कार्य है घनश्याम, अनुविष्णु, उपगंगम, सचक्रम और वीर पुरुष है। इनका आपको समास विग्रह करके गृह कार्य करना है।